नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन 15 प्रश्नों में अगर आपको 12 प्रश्न भी आते हैं तो ये मान के चलिए आपकी यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और ज़्यादा अच्छी करने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ताकि एक एक प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी टेट में आने की पूरी संभावना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए विशेष प्रश्न से। वहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। काफ़ी लोगों ने सही उत्तर भी दिए थे। इसका जो सही आंसर है वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की, काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ा भी चुका हूँ। विटामिन की खोज किसने की, सही उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। डार्विन, फंक, लैंडस्टीनर, इनमें से कोई नहीं। देखो, लास्ट में मैंने एक विशेष प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ है तो उसका उत्तर भी आप जरूर दीजिएगा। और टोटल में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, 15 प्रश्नों में कितने सही हो रहे हैं, नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। विटामिन की खोज की थी फंक ने। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल नहीं है ये आपको बताना है। तिलहन, गन्ना, सोयाबीन, अरहर। इन चारों में से जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बताइए कि इन चारों में से कौन सा नकदी फसल नहीं। देखो, तिलहन जो है वो नकदी फसल है, गन्ना जो है नकदी फसल है, सोयाबीन नकदी फसल है, लेकिन जो अरहर है वो नकदी फसल नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कौन सा नकदी फसल नहीं है, तो अरहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, ट्यूपिक क्या है। फसल, ग्रीष्मकालीन आवास, नहर या फिर फल। इन चारों ऑप्शन में से ट्यूपिक क्या है ये आपको बताना है। तो ट्यूपिक जो होता है वो चमड़े के तंबू होते हैं, चमड़े से जो तंबू बनाए जाते हैं वो होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होंगे, ग्रीष्मकालीन आवास हैं, ठीक है। ट्यूपिक जो है ग्रीष्मकालीन आवास है। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। 2011, 2014, 2017, 2019। देखो, अगर आप लगातार अखबारों पर नज़र बनाए रहते हैं तो आपको ये मालूम होगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उसी वर्ष ये शुरुआत किया गया था। अब मोदी सरकार बनी कब ये आपको मालूम होगा, 2014 में इसकी शुरुआत हुई। अगर कभी कभी डेट पूछ दे तो 15 अगस्त 2014 इस दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, नीचे कमेंट में ये जरूर बताइए कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कॉकरोच को किस श्रेणी में रखा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर परजीवी। नीचे कमेंट में इसका सही उत्तर बताएं अगर आपको आता है। कॉकरोच को किस श्रेणी में रखा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। देखो, काफ़ी अटपटा सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसका जो सही उत्तर है वो है सर्वाहारी। मनुष्य और कॉकरोच इन दोनों को किस में रखा जाता है, सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो, 2 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो इन दोनों के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, किस ग्रंथि को बहिःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, दोनों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे पीयूष ग्रंथि की बात कहें तो पीयूष ग्रंथि क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अवटु क्या है, अवटु अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैरा अवटु ये क्या है, अंतःस्रावी। ये अवटु क्या होता है मालूम है, थायराइड जो होता है वो होता है अवटु। यहाँ पर जो श्वेत ग्रंथि है ये आपका बहिःस्रावी ग्रंथि है। देखो, हम लोग ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो चीज़ बाहर निकलती है, शरीर से जो बाहर निकलती है वो बहिःस्रावी होती है। जैसे हम कह सकते हैं श्वेत क्या होता है, श्वेत माने पसीना होता है, तो ये बाहर निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि श्वेत ग्रंथि जो है वो बहिःस्रावी है। बहिर् मतलब बाहर की तरफ। और जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई, शरीर से
आंसू निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सब क्या है? ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात आएगी तो पीयूष ग्रंथि, अवटु, पैरा अवटु, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, जलीय जंतुओं में श्वसन कहाँ से होता है? सही उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। फेफड़ों द्वारा, वायुकोश द्वारा, त्वचा द्वारा, गलफड़ों द्वारा। तो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु अगर आप मछली का भी याद रख लें तो ये मान के चलो सब आपको याद होगा जलीय जंतु। तो इसमें श्वसन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो श्वसन होता है यहाँ पर गलफड़ों से। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? चूना पत्थर सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है ये बताना है। मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, सोनभद्र। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है सर्वाधिक? मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, अगर कभी यूरेनियम की बात आ जाए तो ललितपुर टिक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन चूना पत्थर की बात है तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। आगे देखो, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी, पखावज। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट बताइए। देखो, सबसे पहले तो गुदई महाराज का पूरा नाम, जो असली नाम है वो जान लो। पंडित सामता प्रसाद मिश्र। क्या नाम है इनका? सामता प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनका नाम है पंडित सामता प्रसाद मिश्र। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये तबला सम्राट कहे जाते हैं, तबला से संबंधित है। याद रहेगा, गुदई महाराज तबला से संबंधित है, इन्हें तबला सम्राट कहा जाता है। मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का, पाक, बेरिंग या फिर डेविस। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। देखो, मन्नार और बंगाल यानी भारत के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से देखो कि कौन सा हम लोग से ज़्यादा रिलेवेंट नाम है। मलक्का थोड़ा विदेशी नाम लगता है, बेरिंग भी विदेशी नाम लगता है, डेविस भी विदेशी। लेकिन जो पाक है, पाकिस्तान अपने बगल में है ना, तो ये पाक थोड़ा रिलेवेंट नाम लगता है इंडिया के लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ कर लें, अगर आपको उत्तर नहीं भी आता तब भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा, मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज ये है क्या? नीचे कमेंट में इसका सही उत्तर बताइए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग है। ठीक है, इसमें क्या है, ये भारत के चारों कोनों में जाता है राजमार्ग। इसकी जो लंबाई है, कुल मिलाकर इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। ठीक है, पूरे भारत से ये जुड़ा हुआ है। इसके चारों कोनों, भारत के जो चारों कोने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों जगह से ये जुड़ा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है, तो जम्मू शामिल नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सब शामिल है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है, सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले तो नीचे कमेंट में बताइए कि सबसे लंबी नदी है कौन सी और वो किस महाद्वीप में है। कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। तो सबसे लंबी जो नदी है वो है नील नदी। नील नदी है और ये कितनी लंबी है? 6690 किलोमीटर अप्रॉक्स लंबी है। ठीक है, और ये किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। याद रहेगा, सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी। ठीक है, और ये कहाँ है? अफ्रीका में। कितनी लंबी है? 6690 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? ये आपको बताना है। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? देखो, राष्ट्रपति जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा पद है और इनका वेतन भी आपको मालूम होगा कितना होता है, 5 लाख पर मंथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेतन है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। ठीक है, अब ये बताओ, ये आपातकाल लगा देते हैं तो
किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाते हैं वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाते हैं। ठीक है, अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं, तो अनुच्छेद 356 लिखना चाहे कहीं लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। कभी कभी जब देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये आपके सामने तीनों अनुच्छेद के बारे में बता दिया। राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, कोल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 35%, 45%, 55%, 65%। अगर इसका सही उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए कि कोल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। कोल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 55%। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपने देखा कि हमने अपने इस वीडियो में 15 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। इन 15 प्रश्नों में आपको कितने उत्तर आते थे, कितने उत्तर आपके सही हुए, नीचे अपना स्कोर जरूर बताएं। और आज का जो विशेष प्रश्न आपके लिए है कि ताप का मात्रक क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। इस विशेष प्रश्न का उत्तर दिए बगैर मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।